बच्चों नमस्कार। बच्चों कैसे हैं आप सब? भाई बेहतरीन होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों देखो, 2-3 क्लासें हमारी नहीं हो पाई क्योंकि कुछ व्यस्तता थी, इस वजह से हम क्लास नहीं ले पा रहे थे। आज हमारी फिर से क्लास आपको मिलेगी एसिड और बेस पर। जैसा कि आपको पता है मेरे भाई कि जो भी बच्चे क्लास देख रहे थे मेरा, और बीच में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आने की वजह से हम लोग क्लास पूरी तरीके से रन नहीं हो पाई, और आज हम दूसरी क्लास लेके आए। लेकिन इस क्लास जो ये पहली हमारी लेक्चर था, इस पहले लेक्चर में कुछ ना कुछ पॉइंट्स नहीं आप लिख पाए या फिर नहीं आप सही तरीके से जान पाए, तो पहले उस लेक्चर को मैं 5 मिनट में रिवाइज कर देता हूं। उसके बाद फिर से आज जो सेकंड क्लास होगी उसको आगे वहीं से बढ़ाऊंगा। तो देखो, एक बार सभी भाई देख लेंगे जो हमारी पुरानी क्लास थी वो एसिड बेस पर वो क्या क्या हमने कंप्लीट किया था। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई हम लोग यहाँ पे क्या कंप्लीट किए थे। तो आपको पता होना चाहिए भैया, हमने पहले सिलेबस डिसाइड किया था कि आम्ल क्षार लवण के अंतर्गत कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं या कितनी हेडिंग्स पढ़नी है ना। कि जैसे हमने बोला था कि यहाँ पे अगर हम पढ़ेंगे आम्ल क्षार लवण में तो इसका एक पाठ्यक्रम क्या है। बस भाई ये मत याद रखना पूरी केमिस्ट्री का मैं पाठ्यक्रम नहीं बता रहा हूँ आपको, बस इस चैप्टर का पाठ्यक्रम बता रहा हूँ। इसमें क्या था, सबसे पहला हमने आपको बताया था अम्ल और क्षारकों के परीक्षण के लिए सूचक। आपको सूचक बताया गया था, सूचक किसे कहते हैं तो आपको पता हो है या आप पढ़े हैं तो जान पा रहे होंगे। सूचक भैया वो होते हैं जो सूचनाएं देते हैं। सूचक एक प्रकार के रंजक होते हैं, है ना, जो सूचना हमें देते हैं, इंडिकेट करते हैं। दूसरा आपको बताया गया था अम्ल और उनके गुणधर्म था। ठीक ठीक, आगे ऐसे बढ़ेंगे तो क्षारक और उसके गुणधर्म थे। अम्लों एवं क्षारकों की सांद्रता, पीएच वैल्यू या कहा जाए पीएच मान जो बोलते हैं, है ना। ठीक उसी प्रकार से आगे हमारे दैनिक जीवन में पीएच वैल्यू का क्या महत्व है ना भाई। आगे क्या, लवण और उनके गुणधर्म, साधारण लवण से रसायन कैसे बनता है इसके बारे में हम जानते हैं। ठीक आगे देखो मेरे भाई, ये भी हमने लिख लिया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप एग्जाम व्यू से देखते हैं ना तो ये एग्जाम व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों भैया? क्योंकि देखो, धावन सोडा चाहे पाक सोडा या बिरंजक चूर्ण, ये तीनों नहीं आए तो कहीं ना कहीं पीओपी आ ही जाता है। तो एग्जाम में ये चारों टॉपिक तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं कोई भी टॉपिक आपके सामने आ सकती है, तो यहां भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब हम करवाएंगे, हमारे साथ लगे रहेंगे आप, तो किसी भी प्रकार की आपको समस्या नहीं आएगी। आगे देखो भाई, हमने यहाँ भी आपको क्लियर करवा दिया था भैया आज के डेट में पीरियोडिक टेबल में कुल तत्वों की संख्या कितनी है। तो बोलेंगे मेरे भाई 118 तत्व। 119वें तत्व की खोज हो चुकी है, लेकिन अभी किसी बुक में उसका नाम जिक्र नहीं किया गया है। तो अभी तक हम एथेंटिक रूप में कितना मान के चलते हैं? बोलेंगे मेरे भाई 118 तत्व ही मान के चलेंगे। और जो ये 118 तत्व मेरे भाई, इन्हीं 118 तत्वों को संयुक्त करके अम्ल और क्षार में बांटा गया। यही कहा गया ना, संयुक्त होकर के एक बड़ी संख्या में यौगिकों का निर्माण करते हैं। और यही जो यौगिक है मेरे भाई, यही यौगिक को 3 वर्गों में बांट के रखा गया है। और वो 3 वर्ग कौन कौन से? तो बोलोगे भैया पहला वर्ग अम्ल है, दूसरा वर्ग क्षारक है, और तीसरा वर्ग कौन सा हो जाएगा? लवण हो जाएगा। तो आप एक बात भी क्लियर कर पाएंगे ना कि पूरे 118 तत्व हैं, उन पूरे 118 तत्वों में अम्ल क्षार लवण के रूप में कौन बने? भैया यौगिक बने हुए 118 तत्व, और वही 118 तत्वों को 3 भागों में बांट रखा हमने। फिर देखो आगे क्या हमने कंप्लीट कर लिया था कि भैया सूचक क्या है। अभी हमने बताया आपको सूचक किसे कहते हैं, तो नाम से ही आभास हो रहा होगा, नाम से ही पता चल रहा होगा कि मेरे भाई सूचक वो होते हैं जो सूचनाएं देते हैं। सूचक वो होते हैं जो क्या देते हैं? बोलेंगे साथ में एक बार, सूचनाएं देते हैं, है ना। इसी को क्या इंग्लिश बोलते हैं सर? इंडिकेटर बोलते हैं, है ना, इंडिकेटर बोलते हैं। देख लेते हैं परिभाषा, जो भाई लिखे होंगे कोई दिक्कत नहीं, वो दोहरा लेंगे। कोई यौगिक अम्ल है अथवा क्या भैया क्षारक है, कि जो यौगिक हमने बनाया कि अम्ल है कि क्षारक है, इसकी जानकारी हमें कैसे पता चलेगी? तो बोलोगे इसकी जानकारी हमें कौन देगा? सूचक देंगे। तो उसी को हम क्या कहते हैं? जो सूचनाएं देते हैं, जो जानकारी हमें देते हैं भैया, उसी को हम क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं। आगे देखेंगे सूचक क्या? सूचक एक रंजक है, एक डाई है, ठीक है, जो क्या करता है? रंग परिवर्तन करता है। जैसा कि आपको अभी हम बताएंगे, लिटमस पेपर, है ना, मेथिल ऑरेंज, फिनाप्थलीन, ये चीजों को भी हम जानते हैं। तो वैसे आप देखेंगे अम्ल एवं क्षारक के कितने सूचक है? तो मेरे भाई अम्ल एवं क्षारक के सामान्य रूप से सूचक की बात करेंगे, सामान्य रूप से कितने सूचक हैं? 3 सूचक हैं।
आपको ये भी पता होना चाहिए कि भैया जो सूचक होते हैं क्या प्राकृतिक और कृत्रिम भी होते हैं। हाँ, ये भी याद रखना होगा भैया, जो सूचक होते हैं वो कुछ सूचक तो प्राकृतिक हैं और कुछ सूचक कृत्रिम भी हैं। तो जो सूचक प्राकृतिक हैं उनको भी लिखेंगे हम, जो सूचक कृत्रिम हैं उनको भी लिखेंगे हम। तो यहाँ पे आप देख पाए होंगे, एक तो लिटमस पेपर हो जाता है आपके लिए सूचक, एक क्या हो जाएगा मेथिल ऑरेंज हो जाएगा मेरे भाई, और एक क्या हो जाएगा फिनाप्थलीन हो जाएगा। ये 3 सामान्य सूचक हैं, ठीक है। प्रयोगशाला में प्रयोग किया जाने वाला सूचक कौन सा, तो याद रखना, बहुत ही मोस्ट बोल रखना भैया कि जो प्रयोगशाला में लिटमस पेपर का हम प्रयोग करते हैं। प्रयोगशाला में किसका प्रयोग करते हैं, तो लिटमस पेपर का प्रयोग करते हैं। आगे देखेंगे भैया लिटमस पेपर क्या है, लिटमस सूचक कैसे, तो बोलोगे लिटमस सूचक 2 होता है, एक लिटमस बिलियन होता है, एक लिटमस पेपर होता है। तो लिटमस बिलियन का कम प्रयोग करते हैं, लिटमस पेपर का ज्यादा प्रयोग देखते हैं, ठीक है। तो भैया लिटमस कितने प्रकार से, तो वही रखा गया है, एक तो लाल लिटमस होता है और एक नीला। तो लाल लिटमस और कौन सा भैया, नीला लिटमस। लिटमस भी ये 2 प्रकार से ले जाएंगे, एक लाल लिटमस पेपर होता है, एक नीला लिटमस पेपर होता है। तो याद रखना ये चीज ध्यान देना कि अगर किसी लिटमस पेपर पे अम्ल डाला जाता है, तो अगर नीला लिटमस पेपर है, अगर किसी लिटमस पेपर पे और नीला लिटमस पेपर हो, खास तौर से नीले लिटमस पेपर पे यदि हम क्या डालें भैया, एसिड डालेंगे, तो जो नीला लिटमस पेपर वो किस कलर में हो जाएगा, तो बोलोगे भैया वो लाल रंग में बदल जाएगा, ठीक है ना मेरे भाई। आगे बोलेंगे क्षार क्या थे, भैया क्षार जो होते हैं वो लाल लिटमस पेपर को किस में कर देते हैं, भैया नीले में कर देते हैं। एक छोटी सी इसकी ट्रिक याद कर लेना, गलती हो जाती, कंफ्यूजन हो जाता है, तो सीधे सीधे याद रखना भैया BR अम्बेडकर, क्या याद रखेंगे, BR अम्बेडकर। देखो ना यहाँ याद रखो BR अम्बेडकर, ये याद रखो BR अम्बेडकर। ए से क्या समझोगे भैया, ए से हम समझ जाएंगे एसिड, ए से क्या समझ जाओगे भाई, ए से एसिड समझ जाना, और आर से क्या समझ जाओगे, आर से रेड समझ जाना। बी से क्या समझ जाओगे सर, बी से ब्लू समझ जाएंगे। तो ब्लू रेड हो जाएगा कब, जब एसिड होगा, अम्बेडकर होगा। बात समझ में आई होगी कि सर ब्लू रेड में कन्वर्ट हो जाएगा जब क्या होगा, तो बोलोगे जब एसिड होगी। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए मेरे भाई कि ब्लू रेड में कन्वर्ट हुआ तो एसिड, रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हुआ तो वो किस में हो जाएगा, बोलोगे सर वो बेस हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं मेरे भाई, आगे क्या है, एक और पॉइंट्स देखते हैं। बस इतना ही हम लोगों ने कंप्लीट किया था। बताओ एक बार किसी भाई को यहां तक दिक्कत नहीं ना है, किसी भी भाई को यहां तक दिक्कत नहीं ना मेरे भाई, सबको यहां तक क्लियर है। अगर मेरे भाई यहां तक सभी भाई को क्लियर है तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। जैसे हम बोलते हैं अम्ल और क्षार, अब बहुत आराम से पेशेंस से धीरे धीरे आप लिखते हुए चलेंगे, किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं है। आप हेडिंग बनाएंगे मेरे भाई अम्ल, ठीक है, क्या हेडिंग बनाएंगे, अम्ल हेडिंग बनाएंगे। और अम्ल में क्या लिख लेंगे, थोड़ा सा ध्यान देना कि भैया जो अम्ल है वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते। पहला इसके बारे में लिख लेंगे आप, अम्ल क्या करते हैं, तो आप बिल्कुल लिखेंगे मेरे भाई अम्ल जो होते हैं नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अम्ल नीले लिटमस पेपर को मेरे भाई लाल कर देते हैं, है ना। कहां से भाई बफर कर रहा है, थोड़ा सा वेट करेंगे भाई। अम्ल क्या करते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, ध्यान से देखना। अम्ल नीले लिटमस पेपर को, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। दूसरा एक चीज और याद रखना कि जो भैया यही जो इसी के साथ साथ अगर हम क्षारक की बात करेंगे, क्षार या क्षारक की जब हम बात आपसे करेंगे तो ये क्या बोलेंगे भैया, बोलोगे क्षारक, क्षारक नीले लिटमस पेपर को, देखो नीले लिटमस इसका कोई प्रभाव नहीं दिया, लाल लिटमस पेपर पे, लाल लिटमस पेपर को, लाल लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं भैया, नीला कर देते हैं, नीला कर देते हैं। लाल लिटमस पेपर को ये कैसा करेंगे, तो बोलोगे लाल लिटमस पेपर को नीला करेंगे। अगर हम ध्यान से देखें अम्ल, किसी एक अम्ल का नाम बता दो, तो सर अम्ल सीधा सीधा रख लो, संतरा लो। संतरा तो ना स्वाद में खट्टा है, तो इसकी भी परिभाषा लिखेंगे, स्वाद में खट्टे होते हैं उसे भी अम्ल कहते हैं। अगर क्षारक की मैं बात करूंगा तो यहां पे लिख सकते हो भैया कास्टिक सोडा,
क्या लिख सकते हो? कास्टिक सोडा। आप यहां तक बता देना, एक बार यहां तक लिख लेंगे आप। सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन भी बोल सकते हो क्या? सोडियम हाइड्रोक्स वही चीज हो जाएगा, कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन, इसी को बोल देते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन। सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन, ठीक है। यहां तक दिक्कत नहीं ना होगी आपको, एक बार लिख लेंगे आप यहां तक और बताएंगे मेरे भाई। अच्छा, ये भी एक चीज है, क्षार और क्षारक में अंतर दिखता है, तो यहाँ पे एक छोटा सा नोट पॉइंट बना के लिख लो, आगे मैं लिखाऊंगा आपको कि क्या लिखोगे। जल में विलेय, या लिखो जल में विलेय क्षारक, या ऐसा लिख दो जल विलेय क्षारक। आगे इसके बारे में और डिटेल हम करेंगे, पढ़ेंगे आप। जल विलेय क्षारक क्षार कहलाते हैं, क्षारक क्षार कहलाता है, लिख लो। जल विलेय क्षारक क्या कहलाता है? ये क्षार कहलाता है, ठीक है ना मेरे भाई। यहां तक क्लियर होगा आपको? एक बार बताओ यहां तक क्लियर ना आपको? यहां तक आप समझ पाए होंगे? आगे बढ़ चलते हैं थोड़ा सा, देखो ध्यान से आगे बढ़ते हैं। कैसे भाई? ये देखना कि लिटमस पेपर जो, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं पहले हम। सॉरी भाई, देखना ध्यान से। लिटमस पेपर, ध्यान देना, इसके बारे में थोड़ा सा लिख लो पहले, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या लिखेंगे? लिटमस पेपर एक प्राकृतिक सूचक है, लिटमस पेपर एक प्राकृतिक सूचक है, लिखेंगे लिटमस पेपर एक प्राकृतिक सूचक है। लिटमस पेपर कैसा भी है? एक प्राकृतिक सूचक है जिसका रंग, या लिख सो जिसका उदासीनी रंग, जिसका उदासीन रंग जामुनी या नीला होता है, या बोल सकते बैगनी, बोल सकते जिसका उदासीन रंग बैगनी या जामुनी जामुनी होता है। जामुनी या कैसा होता है मेरे भाई? बैगनी होता है, ठीक ना। लिख लेंगे इसको। है ना, ये भी पॉइंट लिखना, ये भी पॉइंट। या ऐसा भी बोल सकते हो यह एक बैगनी रंजक है, सेम चीज वही है भाई, जो मैं ये लाइन लिखा हूं सेम यही लिख रहा हूं। यह एक बैगनी रंजक होता है, यह एक बैगनी रंजक होता है। यह कैसा रंजक होता है? तो यह एक बैगनी रंजक होता है। ये वाली लाइन और इस वाली लाइन में कोई डिफरेंस नहीं आ पाए, समझ सोचना कि यहाँ पे कुछ अलग यहाँ पे कुछ अलग, नहीं भाई, बिल्कुल सेम जैसा है ना। लिटमस पेपर वो कहां से प्राप्त होता है? ये भी लिखेंगे, यह लाइकेन नामक पौधे से मिलता है। लाइकेन एक कवक होता है, लाइकेन नामक पौधे से, लाइकेन नामक पौधे से प्राप्त होता है, लाइकेन नामक पौधे से प्राप्त होता है। एक और लिखेंगे, लाइकेन किस वर्ग का है ना, किस वर्ग का पौधा है? तो लिखेंगे लाइकेन, लाइकेन किस वर्ग का? थैलोफाइटा, लाइकेन थैलोफाइटा, संघ वर्ग का, संघ ना लिखना भैया, वर्ग का पौधा है। एक और छोटा सा पॉइंट लिखना, ठीक, तो आप जानते हो ना, अम्ल को लाल कर देगा, क्षार को नीला कर देगा, ठीक है ना। यहां तक नोट कर लो और बताओ मुझे, यहां तक क्लियर हो जाएगा आपको तो?
एकदम सभी भाई नोट करेंगे, किसी भाई को दिक्कत नहीं होने वाली मेरे भाई, सब नोट कर लेंगे इसको। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये नोट हो जाए तो बताना, एक बार ध्यान से देखना और बताना। ठीक है, आगे आ जाओ। ये तो प्राकृतिक सूचक, बिल्कुल इसमें घबराना मत। संश्लेषित सूचक फिनाप्थलीन और मेथिल ऑरेंज होते हैं, उसको लिख लेते हैं। बढ़ेंगे आगे, लिखेंगे आगे हम क्या लिखोगे भैया, मेथिल ऑरेंज और फिनाप्थलीन। ये कहां से प्रॉब्लम आ जाती है, मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज और क्या भैया, फिनोल्फथलीन। फिनोल्फथलीन, ये दोनों है, ये क्या है तो बोलेंगे भैया ये दोनों, ये जो दोनों है ये दोनों संश्लेषित सूचक हैं। ये कैसे बोलोगे, संश्लेषित, ये दोनों संश्लेषित सूचक हैं। और इनका उदासीनी रंग क्या है तो बोलोगे सर इनका उदासीनी रंग नारंगी है। ये कैसे सूचक, ये संश्लेषित सूचक हैं। इनका उदासीनी रंग, इनका उदासीन रंग कैसा होता है भैया, उदासीनी रंग नारंगी होता है। उदासीनी रंग नारंगी होता है। इनका उदासीनी रंग कैसा होता है, इनका उदासीनी रंग नारंगी होता है। ये भी आप नोट कर लेंगे, किसी ना नोट कर लेंगे ना। एक चीज और ध्यान देना कि जो मेथिल ऑरेंज होता है उसमें अम्ल डालें क्या होता है, मेथिल ऑरेंज में अम्ल डालने में क्या होता है, और भाई इस पे फिनोल्फथलीन में अम्ल डालने पे क्या होता है, इसको भी नोट करना बहुत जरूरी है। लिख पाएंगे अब मेथिल ऑरेंज, ऐसे पॉइंट्स लिख लेंगे कि जो मेथिल ऑरेंज होता है भाई, इस मेथिल ऑरेंज में यदि हम अम्ल डालते हैं तब क्या होगा। तो बड़े सावधानी से आप लिखेंगे कि मेथिल ऑरेंज में अगर हम अम्ल डालेंगे तो अम्ल डालने के बाद इसका जो रंग होगा वो किस कलर का होगा, तो लाल रंग का हो जाएगा मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज अम्ल डालने पे क्या होगा, लाल रंग का हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी मेथिल ऑरेंज में मेरे भाई क्या डालें, क्षारक डालें, इसी मेथिल ऑरेंज में क्या डालें, क्षारक डालेंगे, तो आप याद रखना कि मेथिल ऑरेंज में क्षारक डालने के बाद क्या हो जाएगा, तो पीला रंग हो जाएगा। किस रंग का हो जाएगा, तो पीला रंग का हो जाएगा। इस बात को आप नोट कर लेंगे, इस बात को मेरे भाई आप नोट कर लेंगे एकदम, कि क्षारक मेथिल ऑरेंज पर या मेथिल ऑरेंज में क्षार डालेंगे तो मेथिल ऑरेंज का कलर किस कलर का होगा, तो पीले रंग का हो जाएगा। जबकि मेथिल ऑरेंज में अगर हम अम्ल डालेंगे तो वो लाल रंग का हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से मेरे भाई फेनाप्थलीन को देख लेते हैं। जो फेनाप्थलीन होती है वो देखो क्या करता है, फेनोल्फथलीन, फेनोल्फथलीन इसके बारे में जान लेते हैं। जो मेरे भाई फेनोल्फथलीन होता है, अगर अम्ल डालोगे फेनोल्फथलीन में क्या हो जाएगा, और क्षार डालने पे क्या होगा, एक बार जरूर आप कमेंट में बताएंगे अम्ल डालने में क्या होगा, क्षार डालने में क्या होगा। जो अगर हम फेनोल्फथलीन में अम्ल डालते हैं तो बोलेंगे भैया ये किसी भी कलर में नहीं बदलेगा, रंगहीन हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा, तो रंगहीन हो जाएगा। जबकि अगर हम क्षारक डालेंगे तो वो कैसा कलर का होगा, तो गुलाबी कलर का हो जाएगा। किस कलर का मेरे भाई, गुलाबी कलर का, गुलाबी रंग का। देख लो एक बार, मेथिल ऑरेंज और फेनाप्थलीन ये दोनों कैसे हैं, बोलोगे सर ये दोनों प्राकृतिक सूचक ना होके बल्कि संश्लेषित सूचक हैं। ये दोनों कैसे सूचक मेरे भाई, तो ये प्राकृतिक सूचक ना होकर के ये संश्लेषित सूचक हैं। और ये जो संश्लेषित सूचक हैं इनका उदासीनी रंग कैसा होता है, तो नारंगी होता है। तो ये बिल्कुल आपको याद रखना चाहिए। जो मेथिल ऑरेंज है ये कैसा होगा, तो बोलोगे सर मेथिल ऑरेंज में अगर हम अम्ल डालते हैं तो वो कैसा हो जाएगा, लाल कलर का हो जाएगा। जबकि हम मेथिल ऑरेंज में अगर क्षार डालते हैं तो पीले कलर में बदल जाता है। जबकि फेनाप्थलीन की मैं आपसे बात करूंगा, अगर फेनाप्थलीन में हम अम्ल डालते हैं तो वो किस कलर का, तो बोलोगे भाई रंग नीला हो, सॉरी रंगहीन होगा। अगर उसी फेनाप्थलीन में हम क्षारक डालते हैं तो किस कलर का हो जाएगा, तो बोलोगे भाई साहब तब जाके गुलाबी रंग का हो जाएगा। ठीक है ना, यहां तक बताओ किसी भाई को दिक्कत नहीं ना। एक और लिख लो, लिखना चाहते हो तो लो भैया, एक और पेज नोट डाउन कर लो। हल्दी क्या है,
हल्दी भी एक प्राकृतिक सूचक है ना? हल्दी, ये भी एक पॉइंट लिख लेता हूं। हल्दी, टर्मरिक जो जानते हो आप, खाते हैं हल्दी, उसी हल्दी की बात हो रही है कि यह भी एक प्राकृतिक सूचक है, यह एक प्राकृतिक सूचक है। यह कैसा मेरे भाई? यह एक प्राकृतिक सूचक है। यह एक कैसा सूचक है? तो यह भी एक प्राकृतिक सूचक है। दूसरी बात याद रखना कि जो ये है, ये क्या है, ये किस प्रकार का रंजक है, माने किस कलर की होती है हल्दी? तो बोलोगे सर यह पीला रंजक है, यह पीला रंजक होता है। यह कैसा रंजक होता है? तो भैया यह पीला रंजक होता है। ये कैसा रंजक होगा? तो बोलोगे भाई साहब ये पीला रंजक होता है। अच्छा, एक चीज और ध्यान देना कि अगर हम इस पीले रंजक में अम्ल डाल देते हैं तो क्या हो जाएगा? अगर इस पीले रंजक में हम अम्ल डाल देते हैं तो क्या हो जाएगा? तो याद रखना, जब अगर हम इसमें पीले रंग में अम्ल डालेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जब छाल डालोगे ना तो लाल कलर का हो जाएगा। लिखना, अगर छाल डालते हैं, क्षारक में लाल रंग का हो जाता है, लाल रंग का होता है। जैसा आप देखो ना, जब कभी आप जाते हो कहीं बारात में कुछ खाने पीने, या बारात में जाते हैं जब हम लोग सब्जी उब्जी खाते हैं, तो कभी कभी सब्जी या फिर कुछ और ऐसी तैली सामान, जो मसालेदार सामान हमारे कपड़े पे गिर जाता है। अगर हमारा कपड़ा सफेद है तो बिल्कुल दिखने लगता है, अगर किसी और कलर का तो कम दिखता है। तो अगर सफेद कलर का तो आप बिल्कुल देख पाएंगे, तो वो पूरी तरीके से पीला हो जाएगा। जब वो कपड़ा पीला हो जाएगा और हम जब घर जाते हैं और कपड़े की सफाई खुद करें, एक बार मम्मा से ना करवा के खुद साफ करो भाई। जब खुद साफ करोगे तो उस पर जैसे ही आप टच करवाओगे, है ना, जो भी आप डिटर्जेंट प्रयोग करते हो, अगर उस डिटर्जेंट को जैसे ही यहाँ पे प्रयोग करोगे तो बोलोगे भाई वो जो हल्दी का कलर रहेगा उसके अंदर, उस मसाले के अंदर, उस, है ना, जो हल्दी का कलर होगा वो कलर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? तो लाल कलर में। वो हल्दी का कलर किस में कन्वर्ट होगा? बोलोगे भाई मेरे लाल कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। एक और लिख लो, ये एक प्राकृतिक सूचक, एक और मैं प्राकृतिक सूचक आपको लिखवाता हूं। वो क्या? लाल बंद गोभी। देखियो ना सब लोग, कमेंट करो भैया हम देखे हैं लाल बंद गोभी। कितने को तो अभी देखे ही नहीं है लाल बंद गोभी? जो नहीं देखे वो भी बताएं हम नहीं देखे हैं, और जो देखे बिल्कुल कमेंट करेंगे। आते हैं लाल बंद गोभी। लाल बंद गोभी, लाल बंद गोभी कौन कौन है? देखा भाई, सब बनाएंगे, मैसेज करेंगे। लाल बंद गोभी कैसा सूचक? ये भी याद रखना, लाल बंद गोभी भैया एक प्राकृतिक सूचक है। कैसा सूचक? लाल बंद गोभी भी एक प्राकृतिक सूचक है। यह एक प्राकृतिक सूचक है। यह एक कैसा सूचक मेरे भाई? यह एक प्राकृतिक सूचक है। आप लिख लेंगे यह भी एक प्राकृतिक सूचक है। और आगे इसी में लिखेंगे ये जो होता है ये अम्ल में कैसा हो जाएगा? तो अम्ल में लाल ही रहेगा, लेकिन क्षार के साथ जैसे मिलाएंगे ये कैसा हो जाएगा? तो हरा हो जाएगा। ध्यान देना, अम्ल के साथ ये कैसा होता है? अम्ल के साथ लाल ही रहता है, लाल रहता है, अम्ल के साथ लाल रहता है। जबकि क्षारक के साथ हरा हो जाता है। क्षारक के साथ हरा रहता है, लिख लो, हो ना लिखो, हरा रहता है। ये दो पॉइंट वाइज कर लो, एक ये बना लो, एक ये बना लो, ठीक है। साबुन क्या भैया? साबुन भी एक प्राकृतिक क्षारक है, या ऐसा लिख लो साबुन भी क्षारक प्रकृति का होता है। ऐसा लिख लो कि अभी साबुन डालने पे हल्दी का रंग पीला से लाल हो जाता है, तो हल्दी भैया क्या है? हल्दी एक तो प्राकृतिक सूचक है, तो साबुन क्या है ना, साबुन क्या है? तो साबुन क्षारक प्रकृति का होता है। यह साबुन की प्रकृति, लिख लो यहां पे नोट पॉइंट बना के, साबुन की प्रकृति क्षारक होती है। साबुन की प्रकृति कैसी होती है मेरे भाई? साबुन की प्रकृति क्षारक होती है। ये नोट पॉइंट बना के लिख लो आप, ठीक है ना? एक बार बताना मेरे भाई, यहां तक क्लियर हो गया होगा सभी भाई को? बोलो, यहां तक क्लियर हो गया ना होगा सबको?
ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। ये क्लास पिछले दिन भैया गड़बड़ हो गया, नेटवर्क प्रॉब्लम होने की वजह से क्लास थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई थी, और फिर उसके बाद जो क्लास 2-1 दिन नहीं हो पाई, कुछ काम अर्जेंटली आ गया जिसकी वजह से मैं क्लास नहीं ले पाया। और मैं अब इतना तो कहा हूँ भाई, आप सभी को मैं रेगुलर क्लास दूंगा और एक बेहतरीन ढंग से क्लास मिलेगी। आप बिल्कुल आराम से तसल्ली के साथ लगे रहिएगा, बहुत जल्द ही सिलेबस हम समाप्त कर देंगे, है ना। तो आप बिल्कुल घबराएंगे नहीं, एक एक पॉइंट ऐसे हैंड राइटिंग में मिलेगा, कोई पीपीटी नहीं लगाऊंगा, बिल्कुल आराम से। अगर आप पीपीटी की बात करेंगे तो लास्ट में प्रैक्टिस टाइम में ले लिया जाएगा, लेकिन अभी हम हैंड राइटिंग ही ऐसे करते चलेंगे। तो आप भी अपनी कॉपी में बढ़िया से नोट्स बनाते हुए चलो, और बोर्ड में भी कैसे लिखा जाता है, कैसे 90+ स्कोर करते हैं, उसकी भी बात हम करेंगे आपसे। तो आप घबराएंगे नहीं, आप जैसे बता रहे हैं वैसे करते हुए अभी चलेंगे फिलहाल। तो एक बार ध्यान से देखो, यहाँ तक नोट हो गया कि नहीं हुआ? यहां तक नोट हो गया होगा ना मेरे भाई। थोड़ी सी और आगे बढ़ चलते हैं, अम्ल के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। ध्यान से देखो, बढ़ा दें आगे, आ जाओ आगे। एक और पेज ऐड ऑन कर लेता हूं, ध्यान से देखना। अब हम एक हेडिंग बना लेते हैं आपके सामने, अम्ल क्षार लवण आर्हीनियस के अनुसार परिभाषा लिखेंगे। आर्हीनियस के अनुसार आप लिखेंगे बिल्कुल भाई, आर्हीनियस के अनुसार, आर्हीनियस के अनुसार अम्ल क्षार लवण अम्ल एवं क्षारक की परिभाषा। किसके अनुसार भाई? तो बोलोगे भैया आर्हीनियस के अनुसार। किसके अनुसार हो जाएगा? तो आर्हीनियस के अनुसार। ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना भैया, आर्हीनियस ने क्या बताया अम्ल के बारे में, आर्हीनियस के बारे में क्या बताया अम्ल के, है ना। आर्हीनियस जी ने क्या बताया अम्ल के बारे में, थोड़ा सा टाइम देंगे और लगाएंगे। अब चलें आगे। अब देखो, आर्हीनियस जी ने क्या कहा कि जो अम्ल होते हैं, अगर अम्लों को घोला जाए तो वो अपने ही जलीय विलयन में EH+ आयन देते हैं, जबकि जो क्षारक होते हैं वो अपने ही जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। बस इतनी ही बात किसने कही? तो आर्हीनियस जी ने कही। तो आप यहाँ पे बिल्कुल लिख पाएंगे कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, या इसी को लिखते हो ना H+ आयन, हाइड्रोजन आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं, उन्हें अम्ल कहते हैं, उन्हें अम्ल कहते हैं। जबकि क्षारक की बात भी लिख लेंगे आप इसी वक्त। क्षारक की परिभाषा क्या होगी आर्हीनियस के अनुसार? लिखेंगे वे पदार्थ जो अपने ही जलीय विलयन में, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड, वहां पे हाइड्रोजन है, यहां पे हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। यहां पे OH- आयन लिख सकते हो आप, देते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? हम उन्हें क्षार कहते हैं, उन्हें क्षार कहते हैं, या उन्हें क्षारक कहते हैं, उन्हें क्षारक कहते हैं। सॉरी, यहां पे तो थोड़ा सा मिस्टेक, उन्हें अम्ल कहते हैं भाई, यहां गलती हुई, उन्हें अम्ल कहते हैं। कई छोटी मोटी दिक्कत होती है तो उसको आप सही कर लेंगे, या आप कमेंट में बताएंगे भैया यहाँ गलती हो गई, लिख लिए होंगे ना। अगर इसका मैं एक एग्जांपल देना चाहूँ, आप बिल्कुल आराम से लिख सकते हो। यहाँ पे जैसे देखो, मैं लिख दूँ यहाँ पे HCl, और इसको तोड़ा जाए तो बोलोगे सर ये घुलेगा तो H+ आयन प्लस Cl- आयन। तो हमें बस किससे मतलब था भैया? हमें H+ आयन से मतलब था, तो बस हम इतने से रखेंगे। अगर ये चीज दिख रहा तो बोलोगे सर ये क्या है? तो अम्ल है।
ये पूरा का पूरा ये क्या है, तो बोलोगे अम्ल है। कैसे पता चले, जब सब तोड़े तो H प्लस आयन Cl माइनस आया, तो H प्लस आयन जब आया तो आर्हेनियस जी ने बताया कि कोई भी विलयन होगा, कोई भी पदार्थ होगा, अगर वो टूटेगा H प्लस आयन में टूटा तो समझ जाओ अम्ल है। ठीक है, क्षार का एक लिख लो। क्षार का कौन लिखेगा भाई, बताओ, लिख पाओगे? बिल्कुल लिख पाएंगे भैया। ये चीज क्लियर हो गया ना, एक बार ध्यान से देखो, ठीक है ना। अब एक और हेडिंग बनाते हैं, इनके अनुसार तो कंप्लीट हो गया, लुईस के अनुसार है और लॉरी ब्रांस्टेड के अनुसार है, तो ये इनको हम कंप्लीट कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम लेंगे। देखो ध्यान से, सॉरी बस यहीं तक रखें क्या भाई, बोलना यहीं तक रख दें क्या, क्लास लंबी हो जाएगी, 30 मिनट ही कहा हो तो 30 मिनट ही रखता हूं, ताकि आप आराम से कवर कर पाए। तो जो भी भाई अभी तक मेरे साथ नहीं जुड़े हैं वो बिल्कुल जुड़ सकते हैं। ये देखो अपना यूट्यूब चैनल है एस्पायरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट, बिल्कुल आराम से जाइए, सर्च करिए और सबसे पहले आपको मिलेगा, वहां पे ज्वाइन करेंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार से पीडीएफ या अन्य कोई समस्या होती है, आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे व्हाट्सएप के साथ, तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं मेरे भाई। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप लिखेंगे, हाय लिख के नाम लिख के भेजेंगे ऑनलाइन क्लास के थ्रू, इसको आपको हम ज्वाइन कर देंगे। अगर जितनी भी ऑफलाइन क्लास जो मेरी चलती है उस ब्रांच से कोई नज़दीक तो होगा तो जुड़ सकता है, और दूर है तो भैया आपको लिए सबसे बेहतर होगा ऑनलाइन। और आप आराम से फ्री क्लास की नोट्स अगर चाहते हो, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहते हो, तो वो हमारे साथ वो भी इस ग्रुप से जुड़ सकते हो। इसमें हर एक वो चीज़ दी जाती है जो आपके लिए रिलेवेंट है, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप जुड़ना ना भूलें, तो आराम से जुड़ेंगे सभी भाई। तो मैं बस इतनी लंबी क्लास रखूँगा मेरे भाई। और जो मैथ का आपका चल रहा है एपीजीपी, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसको मैं जल्दी ही कंप्लीट करवाने वाला हूं, और उसका एक बेहतरीन तरीके का टेस्ट लाऊंगा, उस टेस्ट को भी ऑनलाइन आपको करवाऊंगा। तो ध्यान से देखना, बस यहीं तक रखूंगा। सभी भाई को धन्यवाद।